आखिर व्हाट्सएप वीडियोस में ऐसा क्या था जिसे देखकर शरद के माता पिता भीतर से टूट गए। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें जितना बराबरी का अधिकार है उतना ही आजादी भी। भले ही दोस्ती को बंधन कहा जाता हो, लेकिन जब हम अपने मनपसंद दोस्त के साथ होते हैं तो खुद को सुरक्षित और आजाद महसूस करते हैं। शरद ने भी अपने दोस्त से कुछ इसी तरह की दोस्ती की थी, लेकिन क्या उसका दोस्त इस कसौटी पर पूरी तरह से खरा था या फिर उसके मन में कोई खोट था? जानेंगे आज की वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ बिल्कुल आखिर तक। शरद के पिता ने उसे बुलेट बाइक खरीद कर दी, जिसकी खुशी वो अपने दोस्त से शेयर करने उसी के पास जा रहा था। लेकिन यही वो वक्त था जब वो अपने घर से आखिरी बार निकला, क्योंकि इसके बाद शरद लापता हो गया। शाम के वक्त शरद के पेरेंट्स को व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे वीडियोस मिले जिन्हें देखने के बाद वो भी हैरान रह गए। 19 साल का शरद एक मलयाली परिवार में पैदा हुआ, लेकिन पिता बेंगलुरु में इनकम टैक्स ऑफिसर थे, इसलिए पूरी फैमिली बेंगलुरु में ही रहती थी। शरद के परिवार में माता पिता के अलावा उसकी एक बहन भी थी जो एक कॉलेज में पढ़ रही थी। शरद की पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी चल रही थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था। शरद जब 18 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे रॉयल एनफील्ड बाइक खरीद कर दी। समय मिलने पर शरद अपने दोस्तों को अपनी नई बुलेट बाइक दिखाने के लिए निकलता। 17 सितंबर साल 2017 को शरद शाम लगभग 6 बजे अपने दोस्तों को बाइक दिखाने के लिए निकलता है। तब माँ उसे टोकते हुए कहती है कि घर जल्दी आ जाना। शाम के 7:30 बज जाते हैं। शरद जब घर नहीं लौटता तो माँ वंजा परेशान हो जाती है। वो शरद को फोन लगाती है, मगर शरद ना तो फोन रिसीव करता है और ना ही कॉल बैक करता है। माँ की परेशानी बढ़ती चली जाती है। तभी शरद का एक मैसेज आता है कि वो रात 10:30 बजे तक पहुंच जाएगा। माँ इस मैसेज को पढ़कर जितना निश्चिंत होना था उतना ही उसे डाउट भी होता है, क्योंकि शरद जब भी मैसेज किया करता था तो वो अपनी माँ को अम्मी कहकर संबोधित किया करता था, पर इस बार उसने ऐसा नहीं किया। शरद की माँ इस मैसेज पर रिप्लाई देती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ या फिर फोन पर बात कर लो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। इसके बाद माँ कई बार संपर्क करने की कोशिश करती है, मगर उसे शरद की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उनके व्हाट्सएप पर वीडियो आया। इस वीडियो मैसेज को डाउनलोड करके जैसे ही वो प्ले करती है तो उनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि इस मैसेज के जरिए उन्हें ये जानकारी मिलती है कि शरद को किडनैप कर लिया गया है और किडनैपर ने 50 लाख रुपयों की डिमांड की है। इतना ही नहीं, शरद ये भी कहता है कि ये लोग बहन को भी फॉलो कर रहे हैं, अगर पैसे नहीं मिले तो वो उसे भी मार देंगे। वो इस मैसेज को शरद के पापा को दिखाती है और वो भी परेशान हो जाते हैं। शरद के नंबर पर फिर से कॉल किया जाता है, पर कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इसके बाद शरद के माता पिता पुलिस कंप्लेंट करने की तैयारी करते हैं। तभी एक और वीडियो मैसेज आता है जिसमें शरद ये कहता है कि पुलिस कंप्लेंट मत करो, वरना ये मुझे मार देंगे। इसके बाद एक मैसेज और आता है जिसमें वो कहता है कि इन लोगों को पैसे दे दो, देर मत करो, ये बहुत खतरनाक और आतंकवादी टाइप के हैं, मुझे मार देंगे। शरद की तरफ से आए हुए कुल 3 वीडियो में से 2 में वो कन्नड़ भाषा बोलता है और एक में मलयालम। शरद के पिता तत्काल ही गणभारती पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। ये एक हाई प्रोफाइल मामला बन जाता है। पुलिस भी काफी तत्परता से काम करती है। वो शरद के दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन शरद के सभी दोस्त पुलिस के शक के दायरे से बाहर चले जाते हैं। केवल एक दोस्त ही ऐसा था जिससे पुलिस 4 बार पूछताछ करती है, लेकिन फाइनली वो भी पुलिस के रडार से बाहर चला जाता है। पुलिस से शरद के पिता के दुश्मनी वाले एंगल से भी जांच करती है, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता। इसके बाद शरद ने जो वीडियो भेजे थे उसे एक्सपर्ट्स देखते हैं और उसके जरिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। शरद का कोई फोन नहीं आता, बल्कि फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब इस मामले की जांच पुलिस के साथ साथ सेंट्रल क्राइम ब्रांच भी करती है। फिर इस केस को नए सिरे से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। एक्सपर्ट्स जब शरद के वीडियो को देखते हैं तो दूसरे वीडियो में शरद आखिर में कहता है कि ठीक है। इसका मतलब है कि वो किसी से कंफर्म कर रहा है कि जो उसने कहा है वो ठीक है। वीडियो के अंत में शरद आगे की तरफ देखता है, जिससे ये पता चलता है कि वो डेफिनेटली किसी जान पहचान वाले के साथ ही है। पूरे वीडियो में वो बहुत ज्यादा परेशान और डरा हुआ नहीं लग रहा था।
इससे ये पता चलता है कि हो सकता है उसके आसपास जो भी लोग हैं वो जान पहचान के हो। अब पुलिस के अधिकारी शरद के पिता से ये जानना चाहते थे कि आपके अब तक के जानने पहचानने वालों में ऐसा कौन है जो आपसे जरूरत से ज्यादा हमदर्दी दिखा रहा है। पुलिस के इस सवाल पर शरद के पिता उसके करीबी दोस्त विशाल का नाम लेते हैं, क्योंकि 21 वर्षीय विशाल उनका पड़ोसी था। वो इन लोगों की फैमिली से काफी घुला मिला था। वो शरद की बहन का क्लासमेट भी था। आरटीओ ऑफिस में मामूली सी नौकरी किया करता था। घटना के बाद से विशाल रोज शरद के घर जा रहा था। शरद के पिता को यह कह रहा था कि आप किडनैपर को पैसे दे दीजिए, नहीं तो वो शरद को मार देंगे। इस बात को सुनने के बाद एक बार फिर पुलिस ने विशाल को उठाया और कड़ी पूछताछ की, लेकिन इस बार भी पुलिस ने विशाल से जो भी पूछा उसने उसका बिल्कुल सेटिस्फेक्शन वाला जवाब मिला और पुलिस की नजर से दूर हट गया। इतना ही नहीं, उसने शरद के कई दोस्तों के नाम बताए। शरद के घर के ड्राइवर महेंद्र का भी नाम लिया। पुलिस ने सभी से पूछताछ की, मगर किसी पर भी पुलिस को शक नहीं हुआ। इस मामले में जब टेक्निकल टीम भी इन्वॉल्व होती है तो सबसे पहले शरद के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करती है, तो पता चलता है शरद अपने घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में चला गया था। इस बात का पता लगते ही एक बार फिर पुलिस को विशाल का ख्याल आया, लेकिन इस बार पुलिस ने विशाल को टच नहीं किया, केवल उसके मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया। जिस दौरान शरद ने अपने मोबाइल से वीडियो भेजे थे, उस दौरान विशाल के मोबाइल की लोकेशन शरद के नजदीक थी और उसके बाद विशाल का नंबर सर्विलांस पर नजर रखने लगी। जानकारों से जानकारी मिली कि बीते 2 दिनों से दोस्तों से बात करने के लिए व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल कर रहा है और किसी सुनसान जगह पर जा रहा है। एक बार फिर विशाल पुलिस के संदेह के दायरे में आ जाता है। शाम को पूछताछ के लिए पुलिस बुलाती है। इस बार विशाल को सच बोलना पड़ता है। विशाल ने पुलिस को बताया कि वो शरद की बहन से प्यार करता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, पर खर्चे बहुत ही ज्यादा थे। उसने कई जगहों से कर्जे ले रखे थे। विशाल के बहनों ने भी बैंक से 4 लाख का लोन लिया था। कुल मिलाकर इसे पैसे की सख्त जरूरत थी। विशाल अपने दोस्तों को ये कहकर कॉन्फिडेंस में ले लेता, यदि हम शरद को किडनैप कर लें तो हमें काफी पैसा मिल सकता है। मुझे यकीन है उसके परिवार वाले पुलिस में नहीं जाएंगे, सीधे सीधे पैसा दे देंगे। यहीं से विशाल ने दोस्ती की पीठ में छुरा भोंकना शुरू कर दिया। विशाल के दोस्त करण पाई, विनोद कुमार और विनय प्रसाद के साथ उसके कैब ड्राइवर जीजा को भी शामिल कर लेता है। प्लान के मुताबिक विशाल शरद को ये कहता है कि उसके एक दोस्त ने इम्पोर्टेंट बाइक खरीदी है, इसलिए शहर से दूर हम आकर इस बाइक को चलाएंगे और पार्टी करेंगे। पहले तो शरद मना करता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बाइक की बात सुनकर वो हाँ कर देता है। विशाल के कहने पर वो घर में ये कहकर निकलता है कि वो अपने दोस्तों को बाइक दिखाने जा रहा है। 12 सितंबर की शाम जैसे ही वो पार्टी वाली जगह पर 6:30 बजे पहुंचता है, विशाल के दोस्त शरद को बाइक से जबरदस्ती उठाकर कार में डाल देते हैं। इसके बाद वो शिफ्ट डिजायर कार एक सुनसान इलाके में चली जाती है। शरद के जबरदस्ती वीडियोस बनाए जाते हैं और उसकी मां के मोबाइल पर भेजे जाते हैं। उसी समय विशाल शरद की बहन को फोन कर हालचाल लेता है, पर शरद की बहन उसे बताती है कि भैया को किसी ने किडनैप कर लिया है और 50 लाख की डिमांड की है। जब विशाल पूछता है अब घर वाले क्या कर रहे हैं, तो वो बताती है कि पापा पुलिस में जाने की तैयारी करते हैं। विशाल कहता है कि वो घर आ रहा है और फोन रख देता है। तब विशाल चाकू के दम पर एक और वीडियो बनाता है जिसमें वो शरद को घर वालों को पुलिस में जाने से रोकने के लिए कहता है। इसके बाद वो एक और वीडियो बनवा देता है और उसमें टेररिस्ट एंगल डाल देता है, जिससे कि पुलिस को कंफ्यूज किया जा सके। विशाल शरद को अपने दोस्तों के साथ छोड़कर शरद के घर चला जाता है, फिर हमदर्दी दिखाते हुए आंसू बहाने लगता है। लेकिन कुल मिलाकर वो उनकी एक्टिविटी को जानना चाहता था कि वो क्या कर रहे हैं। वो शरद के पिता से कहता है कि शरद की जान बचाने के लिए आप किडनैपर को पैसे दे दीजिए। लेकिन फाइनली जब विशाल को लगता है कि ये लोग पुलिस में जाने वाले हैं, तब वो अपने दोस्तों को शरद को मार देने का इशारा करता है। हालांकि उसके दोस्त आनाकानी करते हैं, लेकिन रात के 11 बजे विशाल के दोस्त शरद की हत्या कर देते हैं। इसके बाद ये लोग डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करते हैं। रात के 2 बजे स्विफ्ट डिजायर में शरद की डेड बॉडी को रखकर उसे हरोहल्ली के करीब नरसी मैया लेके जाते हैं। शरद की डेड बॉडी के साथ पत्थर बांधकर वो उसे नरसी मैया लेक में फेंक देते हैं। इसके बाद वो सभी अपने रूटीन काम में लग जाते हैं। इसके बाद भी वो रात के अंधेरे में उस जगह पर जाते हैं जहां उन्होंने शरद की डेड बॉडी को रखा था, कि कहीं लाश बाहर तो नहीं आई।
17 सितंबर को वो देखते हैं कि शरद की लाश बाहर आ गई। गोड से एक बार फिर नमक की बोरी के साथ पानी में डाल देते हैं, लेकिन 19 सितंबर को लाश फिर बाहर आ जाती है और फिर वो डेड बॉडी को निकालकर रामू हल्ली के नजदीक एक तालाब में डाल देते हैं। 22 सितंबर को पुलिस विशाल के साथ वहां पहुंचती है, डेड बॉडी को बरामद करती है और तालाब के किनारे ही उसका पोस्टमार्टम होता है और फिर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। स्विफ्ट डिजायर कार के फरार मालिक को छोड़कर सभी आरोपी इस समय ट्रायल फेस कर रहे हैं। उम्मीद है इन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।